गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था इंग्लिश का, ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग। पहला पैराग्राफ हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। The second paragraph is an increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields. यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर यानी ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसका इंक्रीज़, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो सी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा और जो रेन पैटर्न्स हैं या जो क्वांटिटी और क्वालिटी है जो रेन की, वो क्या हो जाएगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगी। मतलब कभी बहुत बहुत कम बारिश होगी तो कभी बहुत ज़्यादा। इससे जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, गर्म एरियाज़ हैं, उसमें क्या हो गया, डेजर्टनेस फैल जाएगी, मतलब रेगिस्तान फैल सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को असर होगा तो वो आर्टिक ओशन पर होगा, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर बर्फ, ग्लेशियर और परमाफ्रोस्ट होता है, जहाँ पर हमेशा जमी हुई ज़मीन होती है, मतलब बर्फीला एरिया जो हमेशा जमा हुआ होता है, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। ठीक है ना, इन सब पे असर होता है और वो तेज़ी से पिघल जाते हैं। ये जो दर्जा हरारत है, इसमें जो इंक्रीज़ के और भी बहुत से मतलब असरात होंगे, जैसे हीट वेव्स होगा, ड्राफ्ट होगा, जानवरों और पौधों की नस्ल का ख़त्म होना, मतलब ये सारी जो है ना जानवर और उनके ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, एनिमल्स और ये जो प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। और आखिर में जो एग्रीकल्चर रीड्स हैं, मतलब जो पैदावार भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे अगर गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो हमारी क्रॉप्स भी सूख जाती हैं, हमारी जो फसलें हैं वो भी सूख जाती हैं। और अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो कोस्टल एरियाज़ डूब जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ ही, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज़ अ ग्लेशियर कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टॉवर ऑफ एशिया एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। अब जो हिमालयन रीजन्स हैं, मतलब जहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ पाई जाती है। इस वजह से इसे एशिया का पानी का टॉवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ़ पिघल कर दरियाओं में या नदी नालों को पानी सप्लाई करती है। यही जो बर्फ़ है ना ग्लेशियर से पिघल के, तो ये नदी नालों दरिया में जाती है। एग्जांपल जैसे कि फ्रिज में जैसे आपने देखा आइस ट्रे रखते हो, अगर वो ज़्यादा टाइम तक लाइट ना आए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वो पिघल कर पानी बन जाती है। तो इस तरह से हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स का भी पानी पिघल के नदी नालों में आता है और उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे ही ग्लेशियर्स भी पानी का सोर्स होते हैं, और ये सीज़ और ओशंस के लिए, और ये दरिया करोड़ों लोगों की ज़िंदगी, रोज़गार और जीने का सहारा है। ये दरिया जो है, ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जितने भी हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़, इनको क्या करते हैं, फिर आगे बेनिफिट करते हैं। बट वन unnatural phenomenon is said to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among more scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future.
अब बात की गई है कि लेकिन अब एक और नेचुरल फिनोमेना जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो हम लोगों की वजह से ही पीक पर गया है, हम लोगों की वजह से ही ये जो इंसानों की वजह से पैदा हो गया है। इन कंट्रीज़ की लाइफ को बदल रहा है। ये जो बताई ऊपर कंट्रीज़ कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन सब में जो लोग हैं इनकी लाइफ को बदल रहा है। और ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही मैटर नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख लो कि कश्मीर पहले बहुत ठंडा होता था, अब कश्मीर में भी इतनी गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी के इतने असरात दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, वाइल पीपल आर स्टिल डिबेटिंग वेदर ग्लोबल। इसमें बोला क्या है कि कुछ लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सच में है या नहीं। अभी उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा कि नहीं, हमारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज़ में। लेकिन ये चीज़ हर कंट्री में फैल चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स हमारी आंखों के सामने हैं। पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, 2 decades back global warming was conceived a western concept but now it is invisible। ये दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, दुनिया में हर जगह इसका इफेक्ट दिखाई दे। अगर हम पिछले 20 साल की बात करें तो जो हम बोलते थे कि आज से 20 साल के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम ये जो फ्यूचर थ्रेट्स को प्रिडिक्ट करते थे, अब वो हमें आज के वक्त में देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे पहले बर्फ़ सिर्फ ऊंचे ऊंचे इलाकों में पिघलती थी, अब देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं, डाउनटाउन एरियाज़ है, वहाँ पे भी बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है। आज कश्मीर जैसी जगह भी गर्मी पड़ रही है। मतलब इतना इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, फुट प्लेन्स, लेक्स ऑफ कश्मीर वैली, हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेरिनियल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पोन्ड्स, स्नो फेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिजर्वॉयर्स एंड एक्स्ट्रा। अब जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ख़ास इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ के 6% से ज़्यादा ज़मीन में फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ 6% से भी ज़्यादा ज़मीन में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पाया जाता है। इस ज़मीन में जम्मू के जो गर्म इलाके हैं, जैसे कि जम्मू की जो गर्म इलाके वाली झीलें हैं, कश्मीर वादी की जो झीलें हैं, हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर बहुत सारी झीलें हैं, वहाँ हमेशा तो वहाँ पे हमेशा बहने वाले दरिया, वेटलैंड्स, पोन्ड्स, स्नोफेड स्ट्रीम्स, मतलब बर्फ़ से जो पिघले वाले नाले, तो पोन्ड्स, स्नोफेड स्ट्रीम्स मतलब बर्फ़ से पिघलाने वाले नाले, स्नोफेड स्ट्रीम्स होते हैं, बर्फ़ से पिघलने वाले जो नाले होते हैं उनको कहते हैं स्प्रिंग्स, और रिजर्वायर्स शामिल हैं। As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacier regions in the world. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kolhai glaciers, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period. अब बोला जा रहा है कि अब क्योंकि दुनिया में पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ख़राब हो रही हैं, दोनों ही डिग्रेड हो रही हैं, इसलिए कहा जाता है कि फ्यूचर में दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान जंगें अब पानी के लिए होंगी। पहले तो तेल और ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी, वैसे ही आगे चलकर अब पानी के लिए हो सकती हैं, क्योंकि पानी की कमी बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। पिछले 40 साल में हम सुरू बेसिन की ही अगर बात करें तो 16% ग्लेशियर खो चुके हैं हम, मतलब वो पिघल गया। इसी तरह गोलाई ग्लेशियर जो है उसका भी 18% जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा आप अगर मिसाल लो तो जैसे उसको धूप में रखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाता है, वैसे ही ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो वैसे ही ग्लेशियर्स भी ख़त्म ही हो।
The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. Frequency of flooding has also increased, coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains. The situation is going to be alarming in the near future. Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape. अब जो बर्फ़ है वो भी कम पड़ती है बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, और जो पहले से पड़ रही है वो भी पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी की कमी हो रही है और हाइड्रो पावर मतलब जो बिजली जनरेट होती है वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी और बिजली आप डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक प्रोसेस रुक जाए तो दूसरा भी रुक जाता है। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम फॉरेस्टेशन करेंगे, अगर हम ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो उसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल। रिमेनिंग जो भी है वो मैं कल करवा दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।